हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्टकॉम में। जो भी छात्र इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में देने वाले हैं उन सभी को पता होगा कि आपकी जो परीक्षा है वो 1 फरवरी से शुरू है। ऐसे में आपको चाहिए कुछ ऐसा प्रश्न करना जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और हूबहू आपको देखने को मिले। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम में वो बिल्कुल इसी प्रकार का होगा। इस तरीके से यहाँ पर सेट कोड लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र बुकलेट नंबर लिखा हुआ रहेगा और आपका जो पेपर है वो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ ऐसा प्रश्न करना चाहिए जो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिले और आपको पता चले कि जो आपकी तैयारी है वो कैसे है। आज का जो टारगेट है वो कम से कम आपको 70% यहाँ पर सभी प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, और अगर आप 70% का जवाब देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही लाजवाब है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तब भी आपको नहीं घबराना है, अभी भी आपके पास कुछ दिन है, आपको और जम करके और दिन दुगुनी रात चौगुनी अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा गिना चुना प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के लिए तैयार किया गया है वैसे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग लाए हैं। आपको ईमानदारी से सभी प्रश्नों का जवाब देना है। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसको स्क्रीनशॉट लेना है, तभी ये वीडियो देखने का फायदा होगा। कम से कम 10-15 क्वेश्चन को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया भी है और देखिए ये प्रश्न भी आपको कई बार पूछा गया है, गिनती भी नहीं है कितना बार है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मोरक्को का। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम क्या था? रिहला। यही 2-3 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। सबसे पहला, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। दूसरा पूछा जाएगा, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो रिहला नाम है। इब्न बतूता भारत कब आए थे? 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का आंखों देखा हाल, सती प्रथा का आंखों देखा हाल कौन से विदेशी यात्री ने बताया? तो सती प्रथा का जो आंखों देखा हाल है वो इब्न बतूता ने बताया था, है ना। सती प्रथा में क्या होता था, उनकी अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनका पत्नी को भी मरना पड़ता था और यही जो आंखों देखा हाल है उसके बारे में इब्न बतूता ने बताया था। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? पुराण जो है, टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है और पुराण जो है वो संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है, पुराण कौन सी भाषा में होता है? संस्कृत भाषा में। अब आप बताइए, संस्कृत भाषा भारत आकर के कौन सीखा था? अल ब्रूनी सीखा था। जी हाँ, तो अल ब्रूनी जो है उसने पुराणों का अध्ययन किया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे सेकंड नंबर प्रश्न का। बहुत ही जबरदस्त आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महामैराथन है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को लेकर चुन करके लाया गया है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए सिलसिला क्या है। सिलसिला क्या है, हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। सिलसिला जो है वो आपका सूफी व्यवस्था है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको ईमानदारी से आंसर लगाना है। अगला है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ये किसके साथ भारत आए थे? तो देखिए सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो आए थे मोहम्मद गौरी के साथ भारत। ठीक है, और अल ब्रूनी जो है, अल ब्रूनी के बारे में पूछा जाता है कि अल ब्रूनी किसके साथ भारत आए थे? तो अल ब्रूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ आए थे, महमूद गजनी के साथ, और मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। तो राइट आंसर 4 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सारा प्रश्न आपको करा दिए हैं। बिल्कुल आप लोग लाइक कर दीजिएगा इसी बात पर। अगला प्रश्न है, सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? तो सूफी संत की जो फिरदौसी शाखा है वो सबसे अधिक कहां पर पनपी थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था? तो बिल्कुल हमने अभी आपको बताया कि भारत में सती प्रथा का जो आंखों देखा हाल है वो इब्न बतूता ने प्रस्तुत किया था, है ना। बहुत लोग अल ब्रूनी लगा देते हैं, मैं भी आपको एक बार गलत बता दिया था कि अल ब्रूनी होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? इब्न बतूता। तो सती प्रथा का जो आंखों देखा हाल है वो बताया था इब्न बतूता ने। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे 6 नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस वक्त में कौन सा सुल्तान का शासक था? वो कब आए थे? 14वीं शताब्दी में आए थे। और आप सबको पता है 14वीं शताब्दी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पर शासन था। तो राइट आंसर आपका 7 का बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है अष्टांगिक, बताइए निम्न में से कौन सा सिद्धांत उसमें नहीं था? राइट आंसर आपको आ जाएगा सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र जो सिद्धांत है वो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके आपको आज इस वीडियो को शेयर करना है। आपके जो भी दोस्त है, वीडियो खत्म होने के बाद सारे दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी इस क्लास को कर पाए। ठीक है, और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक
भी कर दीजिएगा, बहुत ही मेहरबानी होगी, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध किस शिष्य थे? तो आप सबको पता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आनंद उपाली हो गया, कश्यप हो गया, सारिपुत्र एवं गौद्रलायन हो गया, ये सभी जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन डी आपका सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की जन्म कहां पर हुई थी? कपिलवस्तु की लुबनी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि हीनयान और महायान का संबंध किससे है? तो इन दोनों का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, उस वक्त में शासन यहाँ पर किसका था? राइट आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क का था। उस वक्त में जो शासन है वो कनिष्क का था, और उसी समय बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध की गृह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे 11वें नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। मनुस्मृति के रचनाकार का नाम है मनु। मनुस्मृति के रचनाकार का नाम क्या है? मनु। अगला है, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत जो है वो किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। इसका पूरा नाम क्या है? महर्षि वेदव्यास। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। महाभारत जो है वो महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, मनु जो है वो मनुस्मृति को लिखा था, और अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 13 का डी हो जाएगा। कई बार ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो महाभारत और पुराण में जो मथुरा के शासक वंश है उनको कहा गया है यदु। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। महाभारत के रचना काल में टोटल 1000 साल का समय लगा था, और महाभारत जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी? तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो हुई थी श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे 16 नंबर प्रश्न का। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो किस धर्म को मानने वाला था? बहुत बढ़िया, बिल्कुल वो जैन धर्म को मानने वाला था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे 70 नंबर प्रश्न का। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में ही आंसर देना है। लाजवाब आंसर आ रहा है आप लोगों का। और एक बात आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, जो भी प्रश्न नहीं बनेगा उसको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, या फिर ये पीडीएफ आपको ले लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ लेने के लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, 7667532320 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। बहुत ही कम प्राइस में आपको इस तरह के जितना भी पीडीएफ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक वगैरह, जितना भी महामैराथन वगैरह करवाते हैं, 2009 से 2000 तक क्वेश्चन बैंक करवाते हैं, गेस क्वेश्चन जो भी आपको देंगे, ये सारा पर जो है आपको मिल जाएगा। बस इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जो नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सभी पीडीएफ दिया जा रहा है, आपकी तैयारी को और बेहतर बना देगी। चलिए, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा वृषध्वज था। बिल्कुल 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान है वो था पनियाध्यक्ष। ऑप्शन आपके सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने? आर.डी. बनर्जी ने। ठीक है, प्रश्न आपको इस तरह के पूछे जाते हैं। 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज की थी। इसने कब किया था? तो 1921 में किया था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो जो हड़प्पा शहर है वो आपका रावी नदी के किनारे है। राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएंगे। और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, बाकी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। राइट आंसर 23 का आपका डी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगर योजना व वास्तुकला, यानी कि वो जो भी शहर वगैरह बनता था वो बिल्कुल डिजाइन के साथ, बहुत ही मस्त के साथ बनता था। अगला है, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका जो प्रस्ताव है वो पेश किसने किया था? तो वो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी है और पहले विदेश मंत्री भी है। राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। डेट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की?
कौन है वो जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहता था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा आरबी घुलेकर, उसका नाम है आरबी घुलेकर। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो आपको पता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी को 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन कानून है वो आपका लागू हुआ था 1829 ईस्वी को। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था वो भी इस पर जो है बैंड लगाया था। ठीक है। बाकी सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, इस पर कौन सा मुगल शासक बैंड लगाया था, प्रतिबंध लगाया था? तो वो है अकबर, है ना। अगला प्रश्न, 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर चुना गया था रास बिहारी घोष को। ऑप्शन आपके बी से हो जाएंगे 29 नंबर प्रश्न का। किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? बताइएगा, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे वीएन राय को। ऑप्शन आपके सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मालविकाग्नि मित्र। ये जो मालविकाग्नि मित्र है ये किसकी रचना है? तो मालविकाग्नि मित्र जो है वो रचना है कालिदास की। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये आपको 2021 का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था उसमें आपका दिया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 32, पर्याप्त प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? पर्याप्त प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो है वो किस लिपि में है? तो वो जो है आपका ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त। अब अगला प्रश्न आपका, धम्म महामात्रो को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रो, चाहे क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, राइट आंसर आपको लगाना है अशोक। अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश से। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध। ध्यान रखिएगा ना, व्यक्तिगत धर्म उसका क्या था? बौद्ध था। ठीक है। बाकी वो मौर्य वंश से संबंधित थे और धम्म का जो नियुक्ति है वो अशोक ने किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन 34 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आप लोग जवाब यहां पर देंगे। किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? तो उस वायसराय का नाम क्या था? उस वायसराय का यहाँ पर नाम था एटली। एटली ने कहा था कि ये जो है ब्रिटिश सरकार जो है जून 1948 तक भारत को छोड़ देगी। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो है किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। अगला है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट जो मिशन हुआ था तो उसमें जो है जॉन मार्शल सदस्य नहीं थे। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल आप लोग को अब कंफ्यूज नहीं होना है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो था सी राजगोपालाचारी। ठीक है। यहीं पे अगर प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, आपको यहाँ पर दे देता क्या? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तब आपको लगाना था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल में ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अब अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। दोनों क्वेश्चन में आप लोग को डाउट नहीं होना है, हम आपको कई बार ये प्रश्न जो है क्लियर करवा दिए हैं। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण में किया था, आप सबको पता है। और कब किया था? 1917 में किया था। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 2021 में आपको पूछा गया है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने जो पहला किसान आंदोलन है वो चंपारण में शुरू किया था। कहां पर? चंपारण में। ठीक है। याद रखिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वही चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया 1920 में। फिर उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था 1930 में। ठीक है। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया भारत की किस शहर में है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका बंबई में है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार करवा दिए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 1911 में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न आपका, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी? उस वक्त में वायसराय का नाम क्या था? तो वो वायसराय का नाम था, बिल्कुल वो वायसराय का नाम था जॉन लॉरेंस। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएंगे 43 नंबर प्रश्न का। बहुत जबरदस्त। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी को बनाया था 1835 में। 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो किला है वो किस नगर में बनाया गया है? वो बनाया गया है मद्रास में। ऑप्शन आपके सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे।
अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 46। इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? बताइए इंग्लैंड का कौन सा प्रमुख नेता था जो कि 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? तो उस नेता का नाम था यहाँ पर, बिल्कुल हो जाएगा, बेंजामिन डिसरेली ने, इसी ने बताया था। ठीक है, जिसको भी पीडीएफ चाहिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, सिर्फ 249 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का जितना भी पीडीएफ आपको पढ़ा रहे हैं, जितना और पढ़ाएंगे, जितना भी महामैराथन है, क्वेश्चन बैंक आपका 2009 से 2022 तक, उनके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, लगभग सब कुछ आपको उसी प्राइस में दे रहे हैं। सब कुछ जिसको पहले भेज दिए वो भी आपको दोबारा भेजेंगे, और ये सारा चीज पीडीएफ भी आपको मिलेगा। जो नहीं की है तैयारी, कम समय में आप बेहतर तैयारी पीडीएफ से कर सकते हैं, इसलिए जितना जल्द से जल्द पीडीएफ को आपको ले लेना है, आपकी तैयारी और बेहतर होगी और जबरदस्त होगी, और सारा पीडीएफ महामैराथन वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था, लखनऊ की बात हो रही है यहाँ पर। लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कौन नेपाल भाग गए, तो एक नाना साहेब और बेगम हजरत महल, ये दोनों जो है नेपाल भाग गई थी, है ना, आपको पता ही होगा, दोनों नेपाल भाग गए थे। और अगर ऑप्शन में बेगम हजरत महल रहेगा तो बेगम हजरत महल में टिक लगा दीजिएगा, और अगर नाना साहेब रहेगा तो नाना साहेब में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है नेपाल भाग गए थे कब? 1857 के विद्रोह का संचालन, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उसी वक्त में। ठीक है, अगला है 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहां भेज दिया था? तो उनको जो है रंगून भेज दिया था, जो कि बर्मा में पड़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके यानी कि लेखक कौन है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसका जो 1857 इसका जो लेखक है उसका नाम है वीडी सावरकर। उनका नाम क्या है? वीडी सावरकर। अगला है अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो आप सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त का जो जनक है उनका नाम है कार्नवालिस, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अस्थायी बंदोबस्त का ही जो दूसरा नाम है वो है स्तवनारी बंदोबस्त। इसके जनक कौन था? कार्नवालिस। ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। अब आप फटाफट आपको बताना है कि 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया। इस वीडियो को लाइक जो नहीं किया, लाइक आप कर दीजिएगा, शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा फटाफट। और आपको पता ही है गूगल पर आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाया गया है। गूगल या फिर अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, वेबसाइट का नाम है तनु क्लासेस। तनु क्लासेस आप स्पेलिंग सही से डालिएगा जब गूगल पर या फिर क्रोम ब्राउज़र पर, तो वेबसाइट खुल जाएगा। और कुछ इस प्रकार का वेबसाइट है जहां पर आप कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जो भी चैप्टर में आपको कमजोरी है, जो भी सब्जेक्ट में आपको डर लगता है, उस सब्जेक्ट की तैयारी भरपूर आप कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल अपने मोबाइल में या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर बनाना है। वेबसाइट का नाम तनु क्लासेस। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर वगैरह सब आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए, दिन दुगुनी रात चौगुनी आप मेहनत करते रहिए। और आपको पता ही है जब हम लोग संघर्ष करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग चमकेंगे भी, है ना। जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, तो एक वक्त आएगा जब हम लोगों का रिजल्ट बोलेगा और दुनिया का जो मुंह है वो बंद होगा, यानी कि ताना जो है वो बंद होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।